गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर वही है, चैप्टर 12 गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य का हम बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि गुप्त काल को भारत के स्वर्णिम युग में के रूप में क्यों जाना जाता है। तो गुप्त काल में स्वर्ण युग की धारणा का इतिहास में सामान्य तौर से प्रयोग किसी युग की शान शौकत को वर्णित करने के लिए किया जाता है। ऐसे में कुछ इतिहासकार अपने तर्कों व कथनों के माध्यम से उस युग के विभिन्न पक्षों का महिमा मंडन करते हैं। स्वर्ण काल की अवधारणा यहाँ अर्थ काल विशेष में राज्य व समाज के विकास से है। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। साहित्य, विज्ञान, वास्तुकला, ललित कला, हिंदू धर्म के उत्थान के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। इस बारे में हम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत सभी पक्षों का अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक एकता। गुप्त राज्य साम्राज्य की स्थापना के समय उत्तरी भारत में अशांति, अव्यवस्था का वातावरण था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। इन राज्यों के आपसी संबंध भी अच्छे नहीं थे। इनकी आपसी फूट ने विदेशियों को भारत में प्रवेश करने का अवसर दिया। इस विकट व असामान्य स्थिति में गुप्त शासकों ने न केवल राज्य को स्थिरता दी बल्कि इसका विस्तार भी किया। इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की रही। इन शासकों ने इस विस्तृत साम्राज्य को उत्तम ढंग से प्रशासित कर एक नए युग का सूत्रपात किया। यह साम्राज्य केवल विस्तृत ही नहीं था बल्कि सुरक्षित भी था। गुप्त शासकों की इस क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धि यह भी है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत का विजय अभियान अवश्य किया, परंतु दक्षिण से भव्य धन लेकर अथवा उन्हें कर्द राज्य बनाकर वापस लौट आया। इन सभी वंशों की स्थापना की परिस्थितियों में अंतर था, फिर भी यह काल इन वंशों में यद्यपि मौर्य काल व मुगल काल से श्रेष्ठ नहीं है तो भी कम नहीं कहा जा सकता। अतः राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित करने की दिशा में इस साम्राज्य का महत्व काफ़ी अधिक है। इसके बाद कुशल शासन प्रबंध। गुप्त शासकों ने अस्थिरता के दौर में न केवल विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया बल्कि इस साम्राज्य को एक अच्छा प्रशासन भी दिया। राज्य को उत्तम ढंग से चलाने के लिए प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया, जिसकी सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका शासन पंचायतें चलाया करती थी। समय स्थानीय प्रशासन लगभग आत्मनिर्भर था। शासक इसमें हस्तक्षेप नहीं किया करते थे और इस काल में होने वाले अपराधों से इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि इस काल में इनकी संख्या कम थी, दंड भी कठोर नहीं थे, न्याय प्रणाली अच्छी थी और सैनिक व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया गया। शिक्षा के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। शासकों ने शिक्षा के विकास की ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया और इस विकास के लिए इन शासकों ने एक और तो विद्वानों को संरक्षण दिया, दूसरी ओर शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी की। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह विश्वविद्यालय प्राचीन काल में विश्व का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का केंद्र था। इसके अतिरिक्त विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आया करते थे। वल्लभी विश्वविद्यालय का स्थान नालंदा के बाद आता था। इसमें पाटलिपुत्र, तक्षशिला, मथुरा, काशी, उज्जैन ये शिक्षा के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। शिक्षण संस्थाओं में धर्म, पुराण, तर्क, वैदिक साहित्य, न्याय, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, गणित, राजनीति, इतिहास व व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य विषयों के रूप में पढ़ाया जाता था। स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था। चित्रकला, संगीत, नृत्य, आचरण संबंधी शिक्षा भी लिया करते थे। स्थानीय स्तर पर शिक्षा ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपने अपने आवासों पर भी दी जाती थी। हिंदू धर्म का उत्थान भी गुप्त काल में हुआ। इस काल में हिंदू धर्म अपना गौरव स्थापित करने में कामयाब रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त इत्यादि शासकों ने हिंदू धर्म को लोकप्रिय बनाया और हिंदू धर्म के साहित्य को नए संस्करणों में लिखवाया। जो रचनाएं केवल श्रुति के रूप में थी उन्हें पुस्तकों का रूप दिया गया। देवी देवताओं की मूर्तियां बनी व मंदिरों का निर्माण भी हुआ। इस समय संस्कृत भाषा राजकीय भाषा घोषित की गई। धर्म का प्रचार करने वाले ब्राह्मणों को सरकार की ओर से सहायता दी गई। स्थापत्य तथा वास्तुकला का भी इस युग को स्वर्णकाल की संज्ञा देते हैं। इस काल में अनेक मंदिर, मठ, विहार बनाए गए। कुछ मंदिर वैष्णव व शिव मंदिर बने। बौद्ध मठ और गुफाएं भी उल्लेखनीय हैं। गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। स्थापत्य कला की दृष्टि से इसकी मुख्य विशेषता छत से 12 मीटर ऊंचा शिखर है।
यह शिखर मंदिर संभवतः भारत में पहला उदाहरण है। और भी छोटे छोटे अनेक प्रकार के मंदिर बने। मंदिर ये कलात्मक दृष्टि से ये भव्य मंदिर गुप्त काल के बाद राजपूत काल में भी बनते हैं। और उदयगिरी का विष्णु मंदिर इसी स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। इस काल की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता की गुफाएं भी हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा सारनाथ का धूमिल स्तूप और बाघ की गुफाएं भी उल्लेखनीय हैं। इस काल में मूर्ति कला की दृष्टि से भी गुप्त काल को स्वर्ण काल बताया गया है। इस काल में सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र उत्कृष्ट मूर्ति कला के सर्जन केंद्र थे। इस मथुरा इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जो पूरे उत्तर भारत में मूर्ति शिल्प कला के केंद्र के रूप में कुषाण काल में ही ख्याति प्राप्त कर चुका था। चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता और बाघ की गुफाओं से भी मिले हैं। चित्र सजीव और स्वाभाविक हैं। करुणा, प्रेम, लज्जा, उल्लास, चिंता, घृणा जैसी मानवीय भावनाओं के असाधारण प्रदर्शन इन चित्रों में मिलते हैं। अधिकांश चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन चित्रों की विशेषता उनके रंगों की चमक में है, जो 14 शताब्दियों में के बीत जाने के बाद भी आज भी मध्यम नहीं हुई। संगीत कला गुप्त काल में संगीत कला के विकास की तस्वीर तत्कालीन सिक्कों और साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। गुप्त काल समुद्रगुप्त को उन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कई स्थानों पर वाद्य यंत्र भी बने हुए हैं। वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में संगीत ज्ञान प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक बताया गया। नृत्य कला भी गुप्तकालीन गुफाओं की दीवारों पर कुछ चित्रों और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर यह बात कहना गलत नहीं होगा कि नृत्य कला भी इस युग में पर्याप्त प्रगति कर चुकी थी। बाघ गुहा मंदिर के एक चित्र में नृत्य करती हुई 2 मंडलियां चित्रित की गई हैं। दोनों में एक एक नर्तक नाच रहा है और 6 नर्तकियां विविध तरह के वाद्य यंत्र बजाती हुए अपने नर्तक का साथ दे रही हैं। मालविकाग्निमित्रम में गणदास को संगीत और नृत्य का आचार्य बताया गया है। गुप्त काल में की अभिनय कला भी विकसित हो चुकी थी। अशोक घोष और भास जैसे विद्वानों ने पहले नाटक लिखे। गुप्त काल में नाटकों के अभिनय को उच्च कला का माना गया है। संभवतः कालिदास और विशाख दत्त के नाटकों पर भी अभिनय होता था। मुद्रा कला का भी गुप्त काल में विकास हो चुका था। गुप्त सम्राटों ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई। सोने के सिक्के जारी किए गए और चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने के सिक्कों के साथ चांदी और तांबे के सिक्के भी जारी किए। साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई और विशेष तौर पर गुप्त काल को तो स्वर्ण युग का नाम दिया गया है। इस साहित्य की प्रगति को स्वीकारते हुए बार्नेट नामक विद्वान ने लिखा कि प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वही महत्व है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लिन एज का है। इस युग के कवियों में भारवी, भट्टी, मातृगुप्त, मातृभेंट, कुमारदास, माघ, हरिशण इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास हैं। कालिदास की कृतियां विश्व के आधुनिक विद्वानों की नज़रों में विश्व संस्कृति के इतिहास में एक शानदार पृष्ठ हैं, जो उसके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की गणना विश्व की 100 सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों में होती है। शूद्रक का मृच्छ कट्टिकम तथा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम भी इस काल के प्रसिद्ध नाटक हैं। अमरकोश की रचना अमरकोश व्याकरण साहित्य में विशेष स्थान रखती है। मुख्यतः यह और विष्णु शर्मा द्वारा तंत्राख्यायिका नामक ग्रंथ की रचना भी इसी काल में हुई। यह एक कथा संग्रह जो पंचतंत्र के नाम से विश्व साहित्य में लोकप्रिय हुआ। नागरिकों को प्रणय कला की शिक्षा देने के लिए लिखी गई इस युग की कामसूत्र नामक रचना भी उल्लेखनीय है। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में भी ये एक स्वर्णिम युग था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अनेक शाखाओं का विकास हुआ। गणित, खगोल, चिकित्सा और रसायन जैसे क्षेत्रों पर इस बात के विशेष तौर से लागू होती है कि इन विषयों का अनेक वैज्ञानिक ग्रंथों की रचना हुई। आर्यभट्ट इस काल का सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक था। इसने सर्वप्रथम गणित को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में देखा। आर्यभट्टीय नामक वैज्ञानिक ग्रंथ में उसने अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित जैसी गणित शाखाओं का विवेचन किया। उसके द्वारा निर्धारित पाई का मान 3.1416 दशमलव के 4 अंक स्थानों तक का सही है। आर्यभट्ट ने
सबसे पहले दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया। वह गणित के साथ साथ खगोल का भी सर्वोत्कृष्ट विद्वान था। उसका विश्वास था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी के चारों ओर परिक्रमा करती है। उसने ग्रह और ग्रहणों के संबंध में भी महत्वपूर्ण गणनाएं की। जब उसने बताया कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। आर्यभट्ट के अतिरिक्त वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम इस युग के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका ज्योतिर्विद्या पर प्रमुख रचना है। कहा जाता है कि ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से शताब्दियों पहले ये विश्वास व्यक्त किया था कि सभी वस्तुएं प्रकृति के नियमानुसार पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी की विशेषता है कि यह सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी इस काल में उल्लेखनीय प्रगति हुई। नवनीतक नामक ग्रंथ में अनेक रोगों के उपचार की जानकारी मिलती है। आयुर्वेद का प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबारी था। इस काल में पशु चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे गए। रसायन व धातु विज्ञान के विकास का जीता जागता उदाहरण दिल्ली में कुतुब मीनार के प्रांगण में खड़ा मेहरौली लौह स्तंभ है। इतिहासकार रामचरण के शब्दों में यह स्तंभ प्रौद्योगिकी संबंधी दक्षता के प्रति महान श्रद्धांजलि है। इस प्रकार का लौह स्तंभ एक शताब्दी पहले पश्चिम के किसी भी ढलाई पर घर पर में बनाना संभव था। तो निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि निसंदेह इस काल में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। विशेषतः मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की। इस काल की दृष्टि से इसे स्वर्ण काल कहना गलत नहीं होगा, परंतु साथ ही हमें यह स्मरण रखना चाहिए यह केवल गुप्त काल की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि सदियों से उपार्जित ज्ञान एवं अनुभव का परिणाम थी। साथ ही यह प्रगति उच्च वर्गों के जीवन को ही प्रदर्शित करती है। आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से भी यह धारणा ठीक नहीं लगती। उस समय के समाज को भी आदर्श समाज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निम्न वर्णों से भेदभाव का प्रचलन कम नहीं हुआ था। ऐसे प्रस्था की भावना शिखर पर थी। गुप्तोत्तर काल में व्यापार की गति मध्यम पड़ने लगी थी और शहरों का ह्रास शुरू हो गया था। वैसे भी यह प्रगति उत्तर भारत के कुछ राज्यों तक, कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी, जो गुप्तों का केंद्रीय प्रदेश था। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमारा चैप्टर भी पूरा होता है और सिलेबस भी पूरा होता है। धन्यवाद।